गुड आफ्टरनून। चलिए लिखिए एक छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट विल बी दी GHA of sun? What will be the GHA of sun on 1st September 92 at 1000 hours GMT? What will be the GHA of sun on 1st September 92 at 1000 hours GMT? यह 1992 का एल्मेनिक, जिसके कुछ पेजेस यहां दिए हुए हैं। सो देयरफॉर 1 सितंबर वाला पेज खोलिए। एक दिन में 3 दिनों का डिटेल, एक पेज पर 3 दिनों का डिटेल लिखा होता है। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। खुल गया पेज? एवरीबडी ओके? फर्स्ट कॉलम यस सर। 31, 1 और 2। पहला कॉलम देखिए, लिखा है सन। यस सर। फर्स्ट पहली तारीख में जाइए, 1000 आवर्स क्या मिलती है आपको वैल्यू? 330 सर। 330 डिग्रीज 01.4 मिनट्स। यस। और अगर 1700 आवर्स लिखा होता तो क्या लिखते? इसी देन इंस्टेड ऑफ 10 इफ इट वाज 17 क्या करते? 75 डिग्री सर। No, 075. It's always in 3-figure notation. This is always like this. So it will be 075, 02.8 minutes. ये ठीक नहीं है. This is how it should be. ठीक है? अब लिखिए नेक्स्ट। What will be the LHA sun? LHA और सन का सिंबल होता है ये। What will be LHA sun on 29th November for an observer in 30 degrees 10 minutes south, 30 degrees 10 minutes south, 110 degrees 43 minutes west. What will be the LHA of sun on 29th November 92 for an observer in 30 degrees 10 minutes south, 110 degrees 43 minutes west at 0640 20 hours, minutes and seconds GMT. GMT is also written as UTC. GMT या UTC. फिर से रिपीट करता हूं. Find the LHA of sun on 29th November for an observer in 30 degrees 10 minutes south, 110 degrees 43 minutes west
at 06 hours 40 minutes 20 seconds GMT. लिख लिया सबने? अब पिछले क्वेश्चन में हमने जीएचए निकाला था, यस। अब चाहिए हमें एलएचए। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? अभी लिखा था हमने, यस। LHA is GHA minus west longitude. लॉन्गिट्यूड ये रहा। GHA नॉटिकल एल्मेनिक से आएगा। पिछली बार हमने आवर्स का लिया था, अब आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का। कौन सी तारीख को? 29 को। रिमेंबर, नॉटिकल एल्मेनिक GMT से बना हुआ है, हमें GMT दिया हुआ है। सो 29 नवंबर को खोलेंगे। 29 नवंबर का पेज निकालिए। 29 नवंबर 06 आवर्स ऐसे लिखेंगे, GHA सन फॉर 6 आवर्स। क्या वैल्यू होनी चाहिए? ठीक है? यस सर। ये है 6 आवर्स की। व्हाट अबाउट दिस? इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। कैसे देखेंगे? इंक्रीमेंट ऐसे लिखा जाता है, इंक्रीमेंट फॉर 40 मिनट्स 20 सेकेंड। अब अगर 7 आवर्स होता तो अगले आवर्स का देखते, लेकिन ये 40 मिनट्स 20 सेकेंड एंड दिस इज गिवन हियर। पीछे जाएंगे, ये वाले पेजेस देखिए। यस सर, 10 डिग्री 5 मिनट। तो पता है आपको, इजंट इट? 40 डिग्रीज 20 10 0 5.0। इन दोनों को टोटल कर देंगे, सो टोटल GHA और ये है वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो गया? ठीक है? एनीवन हैज एनी डाउट? मिटाऊं, अगला क्वेश्चन करें छोटा छोटा? Yes, sir. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन। on 30th April, on 30th April 1992, what will be the LHA of star Aliyat? What will be the LHA of star Aliyat for an observer in 30 degrees south
30 degrees south, 178 degrees, 10 minutes east at 17 hours, 30 minutes, 40 seconds UTC. What will be the LHA of star Aliyat on 30th April 92 for an observer in 30 degrees south, 178, 10 minutes east at 17 hours, 30 minutes, 40 seconds UTC. LHA, remember, ये formula किया हमने. LHA of any heavenly body is GHA plus east longitude. और ये क्या है? स्टार है. स्टार का एक और फॉर्मूला किया था. स्टार का क्या वैल्यू होती है? शुड बी GHA एरीज प्लस SHA स्टार प्लस ईस्ट लॉन्ग. किसके बराबर? LHA ऑफ स्टार. तो GHA निकालेंगे, SHA निकालेंगे, फिर ईस्ट लॉन्गिट्यूड सबको ऐड करेंगे. कितने बजे? 1700. So GHA Aries for 1700. फिर इंक्रीमेंट 30 minutes 40 seconds. क्या आ जाएगा? टोटल GHA किसका? एरीज का. फिर SHA, फिर क्या आ जाएगा? GHA स्टार. फिर क्या? ईस्टर्ली लॉन्गिट्यूड उसमें ऐड करेंगे. सब हम ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यू, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस करते अगर वेस्ट होता. चलिए, एरीज कहां दिया हुआ है? बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड. ओपन द पेज ऑफ 30th April. लेफ्ट हैंड साइड 17 आवर्स, 113, 53, 2. 113, 53, 2. Increment 30 minutes 40 seconds. 7, 41, 3. नेक्स्ट कॉलम है एरीज का. पहला कॉलम सन और प्लैनेट्स का, दूसरा एरीज का. SHA स्टार, ये रहे स्टार्स. इसमें देखिए एलियट, इसकी SHA और डेक्लिनेशन अलग से दी हुई है. 166, 33.9. उसके आगे डेक्लिनेशन भी लिखी हुई है. अभी डेक्लिनेशन का काम नहीं है, इसके लिए नहीं लिखा हमने. सो इन दोनों को जोड़ देंगे. अब ईस्टर्ली लॉन्ग, and nothing can be more than 360. So ये क्या होगा? LHA स्टार. इसमें से 360 माइनस कर देंगे.
how to use SHA. क्लियर है यहां तक? Anyone has any doubts? Is it clear up to here? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Okay. So now we will talk about, do we have idea of declination? Declination क्या होती है? Last time बताया था मैंने. Yes? Last time बताया था आपको declination क्या होती है? बताया नहीं था? Fixing position on the celestial sphere, 3 methods. Declination बताया था? No? Yes, sir. बताया था। अभी हम डेक्लिनेशन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे. द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू विद यू इज केपलर्स लॉस. ये समझ आया हमें जीएचए एलएचए वगैरह कैसे करना है. केपलर्स लॉ करने के बाद वी विल कम बैक टू ज्योग्राफिकल पोजीशन. उसके लिए केपलर्स लॉ करना जरूरी है. केपलर्स लॉ यू हैव टू नोट डाउन व्हाट आई एम शोइंग, व्हाट स्लाइड्स आई एम शोइंग, वो आना जरूरी है. प्रैक्टिकल नेविगेशन करने से पहले जीएचए एलएचए डेक्लिनेशन निकालना आना चाहिए. दैट हैव जस्ट रिवाइज्ड. सबकी डेफिनेशन मैंने दे दी आपको. एलएचए, जीएचए, एसएचए, आरए, ईस्टर्ली आवर एंगल सबकी दे दी. नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट केपलर्स लॉज. ठीक है, गेट रेडी टू कॉपी द नोट्स. लेट मी ओपन द पीपीटी ऑफ केपलर्स लॉज. केपलर्स लॉज. केपलर साहब ने 3 लॉ बनाए थे. कई बार आपके पेपर में आता है. चलिए लिखिए, प्लीज कॉपी डाउन. ओके, ऑलराइट. सो कॉपी करिए, लिखिए फ्रॉम बिगिनिंग. ऑलराइट. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, पूरा नाम है इसका. 3 लॉ हैं. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेट क्या होते हैं? जो सन के आसपास घूमते हैं. 9 planets, one of them is Earth. Allow a deep insight into movement of all the 9 planets including Earth around the sun. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि केपलर्स लॉ हमें अच्छे से समझाते हैं, दूर दृष्टि देते हैं. लुक इनटू द मोशन ऑफ all the 9 planets around the earth. Every mariner is expected to have fair understanding of all the 3 laws. लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है जैसे आपका मन है. आधा मिनट आई एम वेटिंग, हाफ अ मिनट. When you are done, please make noise so that I can go on the next slide. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे. हो गया? Yes, sir. 1 मिनट से लास्ट वाला पॉइंट बोल रहे. हाँ जी लिखिए.
ओके, हो गया? यस सर, हो गया। हाँ जी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। इनवेरिएबली एवरी एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट मेथ्स will have either a theory or a numerical. Same thing applies to you also, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पेपर में केपलर्स लॉ के ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं, चाहे थ्योरी चाहे न्यूमेरिकल। This makes it all the more important to understand the topic well. इसको समझने की इसलिए और भी ज्यादा जरूरत है। अगेन लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ये है 9 planets. How to remember it? My Mars, sorry, Mercury, very, Venus, educated, Earth, mother, Mars, Jupiter, Saturn, served, us, Uranus, noodles. So therefore, my very educated mother just served us noodles. Yes, ये प्लूटो है लास्ट में। कभी गिनते हैं इसको, कभी नहीं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहे 9 प्लैनेट्स। कहीं पर भी आपको नेट पर ये डायग्राम मिल जाएगी। इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे याद रखते हैं, ये रहा, ये रही अर्थ, थर्ड प्लैनेट। इट्स कॉल्ड द थर्ड रॉक फ्रॉम सन। ये रहा सन। जो प्लैनेट अर्थ के अंदर हैं, दे आर कॉल्ड इंफीरियर प्लैनेट्स, मतलब अर्थ के अंदर हैं। दे आर बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दो ही हैं, एक मरकरी, एक वीनस। यस, और जो बाहर हैं, दे आर सुपीरियर। सो देयरफॉर वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, ये बाहर के दिखते नहीं हैं, बहुत दूर हैं और बहुत छोटे हैं। इसके लिए हमारे पास मरकरी भी बहुत छोटा है, बहुत दूर हो जाता है। यू कैन सी वीनस नजदीक है अर्थ के और अर्थ से बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत कभी कभी दिखता है। सो देयरफॉर 4 नेविगेबल प्लैनेट्स, एक वीनस, एक मार्स, एक जुपिटर और एक सैटर्न। 1 2 3 सुपीरियर प्लैनेट्स और एक इंफीरियर वीनस। मरकरी कभी कभी दिखता है, यूरेनस वगैरह मुश्किल से, सैटर्न भी बहुत हल्का दिखता है। ये नेपच्यून प्लूटो तो दिखते ही नहीं। Do we understand how many planets are there? Do we understand how are they arranged? Do we understand what are inferior planets? Do we understand what is superior planet? What will be the definition of inferior planet? A planet whose distance from the sun is less than the Earth's distance is an inferior planet. A planet whose distance from the sun is more than the distance from the Earth, मतलब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है जो भी, उससे अगर कम है तो इंफीरियर प्लैनेट है, उससे अगर ज्यादा है तो सुपीरियर प्लैनेट है। फिर अटक जाता है, क्या होता है? ये हमने किया। केपलर्स फर्स्ट लॉ दिख रहा है आपको? शेयर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, Yes, दिखने sir. लग गया अभी। केपलर्स फर्स्ट लॉ दिख रहा है? लिखिए, ऑल प्लैनेट्स मूव एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पर? Yes, sir. दिख रहा है। हाँ जी, यस दैट्स सर, द दिख फर्स्ट रहा है। लॉ। लिखिए,
all planets move in an elliptical orbit of their own while the sun remain fixed at one of the foci. तो एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब एलिप्स क्या होता है और फोसाई क्या होते हैं अभी देखते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लीजिए एलिप्स की. ये है फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ. ये है डेफिनेशन एलिप्स की, और इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी बताऊंगा. द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड फोसाई इज ऑलवेज कांस्टेंट. इससे पहले बताया आपको केपलर्स लॉ, अब एलिप्स की डेफिनेशन बता रहे हैं. So Kepler's first law, every heavenly body or every planet moves in an elliptical orbit around the sun, not heavenly body. सिर्फ 9 बॉडीज की बात कर रहे हैं. लिख ली डेफिनेशन एलिप्स की. ये है उसकी रिप्रेजेंटेशन. ये है रिप्रेजेंटेशन. सो ये एलिप्स है. इसके 2 पॉइंट्स ये रहे फोसाई. एक होगा तो फोकल पॉइंट कहते हैं, एक से ज्यादा हो गए प्लूरल फोसाई. सो ये डिस्टेंस, ये वाला, ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. यस. सो ऐसा पॉइंट, ऐसा ट्रेस, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऐसा जिससे ये सारे डिस्टेंस P1 सेम एज P2 सेम एज P3, ये यहां से लेकर ये वाला, ये दोनों या ये दोनों, तो ये फिगर जो बनी वो एलिप्स बनी. और यही चीज जो मैंने दिखाई थी, दिखा रहा हूं आपको, यही थी डेफिनेशन में. ये देखिए, an ellipse is the set of all points in a plane such that the sum of distance from 2 points is a constant. So d1 d2 अगर मैं जोड़ दूंगा और कोई भी पॉइंट ले लूंगा, ये ले लूंगा, यहां पर भी ये और ये, यहां पर भी ये और ये, will always be constant. Do we understand what an ellipse is? समझ आ गया एलिप्स क्या होता है बच्चे? ये एलिप्स की डेफिनेशन थी, वो डायग्राम थी. बनानी है डायग्राम, देखनी है वो. आइए, Yes, sir. बनानी है तो जल्दी से बनाइए. Yes, sir.
अब आपकी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया, आगे चलें? यस सर। आपकी लेवल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये समझना जरूरी है। व्हाट डज इट मीन? ये रहे दो फोकल पॉइंट, ये रहा एलिप्स फोसाई, एक ये और एक ये। एक पर सन हमेशा रहता है और प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं, सबका डिस्टेंस अलग अलग है। यस, जैसे हमने इस डायग्राम से देखा था। यस, ये सारी की सारी जो ऑर्बिट्स हैं ये सारी एलिप्स हैं। यस, तो कोई भी एक प्लैनेट एट अ मोमेंट इज मूविंग लाइक दिस। sun is at one of the foci. So let's say it was Venus or it was any other planet, तो Jupiter, यहाँ अर्थ भी, तो अर्थ कभी यहाँ पहुंच जाती है, कभी यहाँ पहुंच जाती है। एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। यस, तो कभी इसका डिस्टेंस सन से ज्यादा हो जाता है, ये रहा, और सब कभी कभी नजदीक हो जाता है। कैसे याद करना है? ए मीन्स अवे। सो जब एपोजी पे होती है तब डिस्टेंस ज्यादा होता है। यस, तब ये दोनों फोकल पॉइंट एक लाइन में होते हैं। और जब पेरिजी पे होता है तब भी दोनों फोकल पॉइंट एक लाइन पर होते हैं। जस्ट थिंक, अगर अर्थ यहां पर है तो सन ज्यादा नजदीक है कि नहीं है? सबसे नजदीक है ये, तो इसका मतलब सन जो होगा सबसे बड़ा दिखेगा। इसका मतलब सन की साइज बड़ी होगी, इसका मतलब सेमी डायमीटर ज्यादा। सेमी डायमीटर हम रेडियस नहीं कहते, सेमी डायमीटर कहते हैं। सेमी डायमीटर ज्यादा होगा जब सन यहां पे होगा। एपोजी, एपोजी मीन्स अवे। जब ज्यादा दूर होगा तो सन छोटा दिखेगा। सो दैट आंसर्स व्हाई डज द सेमी डायमीटर ऑफ सन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर अर्थ यहां से डिस्टेंस अर्थ से चेंज होता जा रहा है सन से। सो देयरफॉर सन छोटा या बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पे आगे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे सबसे नजदीक आ गए तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, किया हमने। दिस वाज सन, दिस इज नोन एज द मेजर एक्सिस, दिस इज नोन एज द माइनर एक्सिस। यहाँ पे अगर मैंने लाइन लगा दी तो इसको कहेंगे माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब अंडे की शेप में ऐसे, और ये माइनर एक्सिस। फिर ये आगे एक दो टर्म्स होती हैं वो भी देख लेते हैं। उसाए, 2 पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द मेजर एक्सिस। ये सेंटर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। लिखना है लिखिए, डायग्राम बनानी है बनाइए, बिफोर वी गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। So when sun is at apogee, when earth is at apogee, we say it is at aphelion. अभी बताऊंगा। और ये पेरिजी पे होता है at perihelion। अभी आएगी वर्ड्स, aphelion and perihelion, that means at apogee or at perigee। apogee पे aphelion, perigee पे perihelion।
अभी देखते हैं। एक दो पार्ट्स एलिप्स के और बताने की जरूरत है। देखिए, ये रहे F1 एंड F2 फोसाई, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है वर्टेक्स, ये है को वर्टेक्स। सो हर एलिप्स के ऊपर दो वर्टेक्स होंगे, दो को वर्टेक्स होंगे। ये यहां से लेकर यहां तक माइनर एक्सिस है, ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। और यहां से लेकर यहां तक सेमी मेजर एक्सिस। लीनियर एसेंट्रिसिटी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जैसे डायग्राम बनी हुई है ऐसे बनाएंगे तो बड़ा अच्छा है। दिस इज कनेक्टेड विद फर्स्ट लॉ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एलिप्टिकल मोशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एलिप्स, और एलिप्स के ऊपर क्या क्या पोजीशंस हैं, वर्टेक्स, को वर्टेक्स, सेमी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, फोसाई एंड सेंटर। जैसा बना हुआ है प्लीज बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हो गया, आगे चलें। Yes, sir. अभी बना रहे हैं, एनीबडी स्टिल वर्किंग? ऑलराइट, दैट फिनिशेस द फर्स्ट लॉ। एवरी हेवनली बॉडी, every planet around the sun moves an elliptical orbit. What is an ellipse? उसके बारे में बात होगी। That is the first law of Kepler's, or Kepler's first law of planetary motion. Here is the second one. जैसे लिखा है प्लीज वैसे लिखिए, वर्ड फॉर वर्ड, अभी समझ आ जाएगा।
line from the sun to a planet sweeps equal areas in equal time. In other words, a planet will move through equal area of space in equal time interval. अभी देखते हैं. लिख लिया? लिख रहे हैं? वेट करूं? आगे चलूं? अब ध्यान से देखिए, ये पोजीशन प्लैनेट की होगी जब सबसे दूर होगा, इसको कहते हैं एपीलियन. ये पोजीशन होगी प्लैनेट की जब सबसे नजदीक होगा, इसको कहते हैं पेरिलियन. इसका मतलब व्हेन द बॉडी इज एट एपोजी वी कॉल इट इज इन एपीलियन. व्हेन द बॉडी इज एट पेरिजी वी कॉल इट पेरिलियन. डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन it is said to be in perihelion. When a planet is farthest from the sun, हाँ जी, लिख लिया? What is perihelion? What is aphelion? जब सबसे डिस्टेंस ज्यादा होता है, then the body or planet is said to be in apogee, and that is aphelion, is at aphelion. हाँ जी, ये पिछला वाला हो गया बच्चे? यस सर. हाँ जी. अब ये तीनों जो शेडेड एरिया दिख रहे हैं आपको, ए बी सी, इसमें से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? ए, बी या सी? सारे सेम है. ये करवा चुके हैं क्या? कैप्टन जैन करा चुके हैं आपको केपलर्स लॉ? नहीं सर. नो सर. हाँ, मैंने कहा कहीं करा चुके हैं, क्योंकि जिसने कहा सारे इक्वल हैं तो शायद किया हुआ हो. किसने कहा सारे इक्वल हैं और क्यों बेटा? सर सेकेंड लॉ में भी पढ़ा ना. सेकंड लॉ अभी पढ़ा. इन इक्वल टाइम इट सीव्स इक्वल एरियाज. सो देयरफॉर अगर यहाँ से यहाँ आने में 1 महीना लगा है तो ये भी 1 महीना है और ये भी 1 महीना है. इसका क्या मतलब है? ये तीनों एरिया बराबर हैं, लेकिन ये डिस्टेंस, ये रेड एरो आप देख रहे हैं, रेड एरो यहाँ देख रहे हैं और रेड एरो यहाँ देख रहे हैं, ये तो फर्क है. दैट मीन्स यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, और यहाँ पे सबसे कम. क्यों? क्योंकि ये तीनों एरिया बराबर है. सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ सेज इक्वल टाइम इक्वल एरियाज. सो अगर ये 1 महीने का टाइम है, ऐसे ऐसे और ऐसे, सो देयरफॉर ये डिस्टेंस तो फर्क है. दैट मीन्स स्पीड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन विल वेरी. इट विल बी मैक्सिमम व्हेन एट पेरिलियन, it will be minimum when at aphelion. जल्दी से डायग्राम बनाइए तो मैं सवाल पूछूंगा इसके ऊपर बेस्ड. सन इज एट फोसाई. दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ. इक्वल टाइम इक्वल एरियाज. ये अगर बराबर समय है, 1 महीना ये और ये,
तो ये एरिया बराबर है, लेकिन लेंथ ऑफ दिस एंड लेंथ ऑफ दिस आर डिफरेंट. दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द सन, speed of the planet varies according to the distance. When it is at closest to the sun, it moves very fast. When it is furthest from the sun, it moves very slow. बनाइए डायग्राम. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड लॉ. पहले लॉ को जब एग्जामिनेशन में आता है तो पहले लॉ की तो डायग्राम बना देते हैं एलिप्स की, दूसरे की कभी नहीं देखी मैंने बने हुए, तो ये बनानी चाहिए. तो इसमें से while you are drawing the diagram think, इसमें से विंटर्स कौन सी हैं, ए वाली कि सी वाली. तो अगर ए वाली विंटर है तो सी वाली समर होगी. तो समर कौन सी है, ए वाली या सी वाली? सी वाली. सी वाली. चलिए डायग्राम बनाइए फिर देखते हैं. डायग्राम बनाइए फिर देखते हैं. सी वाली समर क्यों होगी? क्योंकि अर्थ के नजदीक आ गया, इजंट इट? अर्थ नजदीक आ गई सूरज के तो ज्यादा गर्म हो गया. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग नो. यस सर. हाँ जी, वेरी गुड, बट दैट आंसर इज रॉन्ग. अगर इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है. दोनों अर्थ के हिस्से अलग अलग नहीं हो गए. एक ही समय में आधी अर्थ में समर होती है, आधी अर्थ में विंटर होती है. तो आधी अर्थ यहाँ पर है और आधी अर्थ यहाँ, ऐसे थोड़ी होता है. सर वो टिल्टनेस की वजह से है जो अर्थ. इट इज नथिंग टू डू विद सीजन्स. ये तो मैंने जानबूझ के आपको पूछा. Seasons are because of the tilting of the axis. Next topic, after we have done some numericals on this, after we have done amplitude, after we have done azimuth, so ये करेंगे, फिर इसके बाद में amplitude करेंगे, फिर azimuth करेंगे, फिर seasons करेंगे. एम्पलीट्यूड के 2-4 क्वेश्चन मैंने किए थे, लेकिन डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला बाकी है, आता है कई बार पेपर में. Anyway, let's finish this second law which says equal time equal areas. क्या लिखा था? in a line from sun it sweeps equal area in equal time. अगर ये तीनों एरिया एक ही टाइम के हैं तो एरिया बराबर है. स्पीड वेरीज, पूरी की पूरी अर्थ, समर और विंटर यहां से नहीं डिसाइड होता है. बन गए डायग्राम? Yes, sir. Anyone still working? हाँ जी, here is the next one. ये वही डायग्राम है छोटी की हुई. ये मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूं, which is the largest and which is the least of areas. कुछ भी नहीं, सारे दोनों तीनों बराबर हैं. When a planet is in perihelion, its orbital velocity increases. क्योंकि ये वाले एक महीना जो भी है, एक महीना 1.5 महीना जो भी है, सेम नंबर ऑफ टाइम, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे it goes very fast. So when a planet is in perihelion, its orbital velocity increases. When a planet is in aphelion, its orbital velocity decreases. डायग्राम आपकी बनी हुई है, इसके साथ ये जैसे लिखे हुए नोट्स लिखिए. ये भी केपलर सेकंड लॉ से आ रहे हैं. सो क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट वेरी अराउंड द सन? अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, इक्वल टाइम इक्वल एरिया. इक्वल एरिया करने के लिए कभी स्पीड बढ़ेगी कभी कम होगी, क्योंकि एरिया बराबर हैं. ऑल्सो फॉलो आउट, और reason being the second Kepler's law.
जल्दी से लिखिए। केपलर्स थर्ड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। इनके ऊपर सर लिख रहे हैं। हाँ हम लिखिए, मैं अभी नहीं कर रहा, अगली क्लास के लिए तैयारी करा रहा हूं। सो अगली क्लास में करेंगे थर्ड लॉ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। उसके ही न्यूमेरिकल होते हैं, इनके कोई न्यूमेरिकल नहीं होते, एटलीस्ट हमारे लेवल सर पे, लिख लिया। आपकी लेवल पे कोई न्यूमेरिकल नहीं। सो आज हमने क्या बात की? सर हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, अदरवाइज आई क्विकली रिवाइज। यस सर। GHA, LHA, SHA, RA, easterly hour angle, that is what we have done. Use of nautical almanac कैसे निकालनी है, that is what we have done. केपलर्स लॉ की पढ़ने की जरूरत जल्दी अभी पढ़ने की जरूरी था, क्योंकि हमें सेमी डायमीटर के बारे में बात करनी है, और ऐसा नहीं कर सकते कि पहला और दूसरा लॉ करें तीसरा छोड़ दें। सो वी विल कंप्लीट दिस आल्सो, थर्ड केपलर्स लॉ, नेक्स्ट टाइम। क्या है वो अभी देखेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल टू फाइंड दी डेक्लिनेशन नहीं निकाली हमने, लेकिन अभी निकालेंगे। GHA, LHA, SHA ऑफ स्टार्स बिल्कुल वैसे ही जैसे सन का है, वैसे ही प्लैनेट्स का है, सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू डू न्यूमेरिकल ऑन एज़िमुथ। एम्पलीट्यूड के हमने किए हैं, लेकिन वी विल डू मोर मीनिंगफुल क्वेश्चंस ऑफ एम्पलीट्यूड। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला Okay, कौन sir. सा? साइन एम पे साइन डेक इनटू सेक लैट, उसको कैसे डिराइव करना है अगली क्लास में, आफ्टर वी हैव फिनिश केपलर्स लॉ। यस सर। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर लाइट गई है, बिफोर इट शट्स डाउन ओके अगेन। सर, थैंक यू। टाइम हो गया ना हमारा? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। शाम को जरूर रिवाइज किया करिए, ताकि you, sir. अगली बार